हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर तक हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ टेबल से रिलेटेड वैल्यूज भी हमने निकाली थी, क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे और डीपीपी भी सोल्व करी थी, कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के श्रेणी विस्तार पर और उनकी वैल्यूज किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़े कोणों के लिए टेबल से हम मान कैसे निकालेंगे, फॉर्मूलाज कैसे यूज करेंगे और यदि कोण का मान अति अल्प हो तो उस केस में त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होंगे, तो इन सब पे डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करें श्रेणी विस्तार की, जैसे सीरीज एक्सपेंशन पे बात करें। सीरीज एक्सपेंशन हम किस में देखेंगे? त्रिकोणमितीय फलनों के सीरीज एक्सपेंशन पे बात करते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो हमें एक दे दिया साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा होता है, साइन होता है एक त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि वेव की फॉर्म में होता है। साइन है वो, उसके डिफरेंट मान होते हैं। इस थीटा की वैल्यूज डिफरेंट होने पर इनकी वैल्यू भी डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो जब इस सीरीज को ओपन किया जाता है तो मैथ्स में तो हम पूरा पढ़ते हैं डिटेल से, लेकिन हमें यहां पर फिजिक्स में सिर्फ एक थोड़ी सी नॉलेज के लिए चाहिए कि हमें ये सीरीज होती क्या है। तो साइन थीटा का जो सीरीज एक्सपेंशन होता है वो होता है थीटा माइनस थीटा की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस में थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस में थीटा की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस में, और ये निरंतर आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब यहां पे एक सिंबल दिख रहा होगा आपको, ये मैं बोल रहा हूं फैक्टोरियल बोल रहा हूं मैं इसको, ठीक है। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये एक मैथ्स में पूरा डिटेल, जैसे हम बात करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं, कर्मचे और संचय, मैथ्स में एक चैप्टर चलता है, तो उसमें ये फैक्टोरियल है वो श्रेणियों का विस्तार करता है। कोई भी वैल्यू होती है उसका एक्सपेंड करना होता है उसको, वही ये फैक्टोरियल है। इसका सिंबल है, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब हम बात करें कोस सीरीज की, तो कोस थीटा की जो सीरीज एक्सपेंशन है वो कैसे होगा? कोस थीटा होता है स्टार्ट 1 से 1 माइनस थीटा की स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस में थीटा की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल माइनस में थीटा की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस में एंड सो ऑन आगे तक जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एंड सो ऑन, ये आगे तक बढ़ता जाएगा। ये सीरीज एक्सपेंशन किसका होता है? कोस का सीरीज एक्सपेंशन होता है। ऐसे ही अगर हम 10 की बात करें तो 10 का जो सीरीज एक्सपेंशन है वो इस तरह से होता है थीटा प्लस में, यहां पे सारे प्लस में चलेंगे, थीटा की क्यूब अपॉन में 3, थीटा प्लस थीटा की क्यूब अपॉन 3 प्लस में थीटा की पावर 5 अपॉन में 2 थीटा की पावर 5 अपॉन में 15 और प्लस में ये आगे की तरफ ये बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से ये सीरीज एक्सपेंशन होता है। ये साइन सीरीज है, कोस सीरीज है और 10 सीरीज है। क्लियर है? ये कब है? जब हम थीटा की वैल्यू डिफरेंट डिफाइन करें, हमें पता नहीं है थीटा की वैल्यू कितनी है, तो उस केस में ये तो ज्यादातर हायर स्टडीज में पढ़ते हैं, जैसे इंजीनियरिंग लेवल पे पढ़ते हैं, तो वहां पर ये सब के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे गामा फंक्शंस के बारे में भी पढ़ा जाता है पूरा डिटेल से, ठीक है। ये सीरीज एक्सपेंशन होता है। और भी अगर बात करें द्विपद प्रमेय में, कि द्विपद प्रमेय की सीरीज एक्सपेंशन किस प्रकार से निकाली जाती है, कैसे होती है, तो देखो द्विपद प्रमेय की बात करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम की। द्विपद प्रमेय में किस प्रकार से सीरीज एक्सपेंशन किया जाता है? जैसे आपको मैंने a प्लस बी की होल स्क्वायर बताई थी, जो बीजगणित में हम बात करते हैं, बीजगणितीय फॉर्मूला। जैसे यहां पे मैं बताता हूं कि a प्लस बी की होल स्क्वायर की थी। अगर हम कर दें a प्लस बी की क्यूब कर दें, a प्लस बी की पावर 4 कर दें, a प्लस बी की पावर 5 कर दें, तो इनका एक्सपेंशन करना बहुत आसान है, क्योंकि हम अगर ये पावर जितनी कम होगी उतना इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, थोड़ा सा तोड़ लेंगे, तोड़कर 2-3 भागों में कर लेंगे। लेकिन मानो कि यदि आपको ये पावर है बहुत ज्यादा दे रखी है, जैसे 150 दे दी, माइनस में 360 दे दी, या फिर माइनस में 170 दे दी, कुछ भी, ये पावर की वैल्यू बहुत ज्यादा दे दी। जैसे मान लो आपको ये से दे रखा है 1 प्लस में x की पावर n, और n की वैल्यू है वो छोटा मान नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा मान दे रखा है आपको, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, शर्त ये है कि जो x की वैल्यू है वो 1 से बहुत कम होगी, वेरी लेस देन 1 होगी। क्लियर है? लेकिन यहां पर a और b है वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ऑलमोस्ट 1 प्लस में 3 आ गया, तो ये दोनों देखो ऑलमोस्ट इक्वल है। और कहने का मतलब है अगर हम द्विपद प्रमेय का प्रसार करते हैं तो x की वैल्यू है वो इज वेरी लेस देन 1 होनी चाहिए, मतलब पॉइंटों में अगर वैल्यू आएगी तब हम इस तरीके से प्रसार कर सकते हैं। तो ये जो प्रसार खुलता है वो कैसे आता है? ये होता है
इस सीरीज का भी एक्सपेंशन होता है 1 प्लस में nx प्लस में n इंटू में n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस में आगे ये सीरीज का एक्सपेंशन ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ये सीरीज और भी आगे चलती रहती है। यहाँ पे देखो x की पावर, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे 1 आ गई। और यहाँ पर भी हम देखें तो x की पावर 0 है, अगर 1 को x की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 1 ही होगी। फिर x की पावर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 बढ़ती ही जाएगी ये वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर माइनस लें, पावर माइनस लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में x की पावर माइनस n। इस प्रकार से इसका एक्सपेंशन करें, या फिर ऐसे नहीं लें तो ऐसे मान लो कि आपको ऐसे दे रखा है 1 माइनस x की पावर n। इसका एक्सपेंशन कैसे करें, तो इसका जो एक्सपेंशन किया है सेम वैसा का वैसा विस्तार इसका होगा। कैसे, बस बात यह है कि x की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस x लिखेंगे। माइनस मतलब इस माइनस को x के साथ ले लो, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस x की पावर n। तो बात तो यही है ना, ये और ये सेम बन गया, बस फर्क क्या है कि x की जगह वैल्यू क्या लेनी है हमें, माइनस x। तो जहां पर माइनस x की पावर विषम संख्या में होगी वहां पर तो ये नेगेटिव बन जाएगा, और जहां पर माइनस x की पावर सम संख्या में आएगी तो सम संख्या में क्या हो जाता है, जैसे माइनस x की पावर 2 करेंगे तो माइनस माइनस की स्क्वायर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाती है। तो सम संख्या की पावर प्लस हो जाएगी और विषम वाली माइनस होगी। तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, 1 यहाँ पे पावर 1 है तो माइनस में nx, फिर प्लस में n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर अब प्लस नहीं आएगा, अब माइनस आएगा और आगे बढ़ती जाएगी। तो इसका सीरीज एक्सपेंशन ये इस प्रकार से होता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये द्विपद प्रमेय का प्रसार है। अब यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है हमें कि इसमें भी फैक्टोरियल्स यूज किया था, इसमें भी हमने फैक्टोरियल्स यूज किया। देखो ये सिंबल, ये फैक्टोरियल होता क्या है, श्रेणी विस्तार, तो इसके बारे में बताता हूँ। किसी भी मान को या किसी भी कोई भी फंक्शन दे रखा है, चाहे वो बीजगणितीय फंक्शन दे रखा हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे रखा हो, तो उन सब का हम क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल से श्रेणी विस्तार करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे मैं फैक्टोरियल के बारे में बताता हूँ आपको क्या होता है फैक्टोरियल्स, इस पे बात करते हैं। फैक्टोरियल्स होता है, इसका सिंबल होता है श्रेणी विस्तार। इसका सिंबल या तो ये यूज करते हैं, इसके ऊपर कोई भी वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ, कोई भी वैल्यू है उसके नीचे ये सिंबल यूज कर लेते हैं, या फिर इसके लिए एक सिंबल यूज किया जाता है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का सिंबल यूज करते हैं, ये फैक्टोरियल्स को डिसाइड करता है। और इसका जो फैक्टोरियल्स निकालने का जो सूत्र होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो आपको ये दे दिया n फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि इस n में से एक एक वैल्यू घटती हुई लिखते जाओ और फैक्टोरियल ओपन होता जाएगा। कहां तक, जब तक कि इसकी वैल्यू 1 फैक्टोरियल या 0 फैक्टोरियल तक नहीं पहुंच जाती तब तक। जैसे मान लो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू में n, अब इसमें से एक घटा दो, एक घटाएंगे तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहां तक हम रोक सकते हैं क्योंकि फैक्टोरियल को नहीं हटा सकते, हमने इसका विस्तार किया है, प्रसार किया है। तो n को ऐसा का ऐसा, फिर इसमें से एक घटा दिया, n माइनस 1 फैक्टोरियल। आगे भी और करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, n इंटू एन माइनस 1, अब और घटा दो n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये भी सही है। और भी आगे करना चाहे n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल, लेकिन ध्यान देना ये साथ में गुणा में चलते रहेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रसार कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, जब तक n माइनस n नहीं आ जाए, मतलब 0 फैक्टोरियल नहीं आ जाए, तब तक कर सकते हैं। तो ये होता है फैक्टोरियल का श्रेणी विस्तार। सेम यहाँ पर इसका 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7, और इनमें भी फैक्टोरियल्स है और इसमें भी है। तो इन फैक्टोरियल्स का श्रेणी विस्तार इस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देके बताता हूं आपको किस प्रकार से करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो ये दे दिया आपको 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो 3 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये भी लिख सकते हो। लेकिन अभी वैल्यू नहीं है ये इसकी, क्योंकि 2 फैक्टोरियल को और आगे खोलो, तो इसको खोलोगे तो कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 ही होता है। तो कितना हो गया, 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, ये हो गया 6। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है वो 1 ही होती है हमेशा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 ही होती है। ध्यान देना, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और 1 की 1 कैसे, तो बताता हूं। 1 में ऐसे लिख दिया इंटू, और 1 से 1 घटाओगे, कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 का फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। तो यहाँ पे 1 लिखोगे, 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। तो 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। ठीक है, और बताता हूं थोड़ा। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, जैसे एग्जांपल ये ले लिया 7 फैक्टोरियल, कैसे निकालोगे,
इसको करोगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल लिखो या 1 लिखो तो कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते जाओ और जो वैल्यूज आएगी वो यहाँ पे लिख दो। तो ये होता है फैक्टोरियल्स। तो समझ में आया फैक्टोरियल्स किस प्रकार से होगा। तो फैक्टोरियल से रिलेटेड ये तो डायरेक्ट वैल्यूज हैं इनकी, कोई भी संख्यात्मक मान दे रखा है हमें, इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मान लो आपको बीजगणितीय फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे दे तो आप कैसे सोल्व करोगे उसको। जैसे मान लो आपको ये दे रखा है, क्वेश्चन है x इंटू एक्स माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में x माइनस 1 को सोल्व कीजिए। ठीक है, x माइनस 1 इसको सोल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, यहां से x माइनस 2 और x माइनस 1 फैक्टर ये है, सॉरी, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया है तो इसकी वैल्यूज निकालो। तो अब श्रेणी विस्तार आप किसका कर सकते हो, आप फैक्टोरियल वाले का कर सकते हो, ऊपर वाले का नहीं कर सकते। तो ऊपर वाले को तो ऐसे कैसे रखो, x इंटू, यहां पे हम देखेंगे x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में। अब नीचे वाले का श्रेणी विस्तार करोगे तो मैंने अभी बताया आपको क्या करना है, एक एक माइनस करके लिखो। तो x माइनस 1 तो था ही था और x माइनस 1 में से माइनस 1 और घटाओगे तो माइनस 1 पहले से है और माइनस 1 एक और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2। तो क्या लिखेंगे इसको, x माइनस 1 तो ऐसा कैसा लिख दो और x माइनस 2 का फैक्टोरियल, और सॉरी इसका भी फैक्टोरियल है यहाँ पे, ठीक है, उसको भी प्रसार कर सकते हो। यहाँ पे ये क्वेश्चन ही ऐसे है कि इसमें फैक्टोरियल दे के रखेगा क्योंकि बिना फैक्टोरियल हम कर नहीं पाएंगे। अब देखो x माइनस 2 को x माइनस 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना अगर किसी वैल्यू के साथ में फैक्टोरियल है तो उसको फैक्टोरियल के साथ ही कैंसिल आउट किया जाएगा, सिंगल नहीं किया जाएगा। कभी आप ये मत सोचना कि x माइनस 2 को x माइनस 2 से कैंसिल आउट कर दिया और फैक्टोरियल बच गया, नहीं, क्योंकि ये जो फैक्टोरियल है वो इस पूरी वैल्यू के साथ में और ये फैक्टोरियल इस पूरी वैल्यू के साथ में, तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट होगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, x अपॉन में x माइनस 1, ये इसका आंसर बचेगा। इस प्रकार से हम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहां से आपको एक बात क्लियर होगी कि फैक्टोरियल होता क्या है, इसके बारे में बताना, ठीक है। अब मैं बात करूं थोड़ा सा इस सीरीज एक्सपेंशन पे आते हैं। तो ये श्रेणी विस्तार है वो इस साइन, पूरी जो साइन दे रखी है, साइन के लिए जो टेबल की वैल्यूज है वो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हमें एंगल है वो क्या दे रखी है, ये थीटा की वैल्यू है। टेबल तो कहां से स्टार्ट होती है, हम टेबल में देखते हैं 0 होता है, फिर 0 के बाद में सीधा 30 डिग्री पे जाता है, फिर 45 डिग्री होता है, फिर 60 डिग्री होता है, फिर 90 डिग्री पे वैल्यू फाइंड आउट होती है किसमें, टेबल में। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें इस थीटा की वैल्यू है वो बहुत कम दे रखी होती है, मतलब लघु कोणों के लिए, अति अल्प कोणों के लिए। तो यहां पे बात करेंगे हम कि अति अल्प कोणों के लिए इनका मान कितना होगा, अति अल्प कोणों के लिए साइन कोस टेन का मान कितना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है यहाँ पे, तो आपको ध्यान से समझना है क्योंकि पूरी फिजिक्स में यही चलता है। अति अल्प कोणों के लिए यदि कोण की वैल्यू बहुत कम हो, ऑप्टिक्स में भी हम इसकी बात करते हैं क्योंकि ऑप्टिक्स में जब अपवर्तनांक निकाला जाता है, स्नेल का नियम आता है म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो वहां पर भी साइन फंक्शन आ रहा है और साइन फंक्शन में हमें कोणों के बारे में बात करनी होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज का जो लेक्चर है वो पूरी फिजिक्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपको पूरा लेक्चर देखना है, ये ध्यान से आप देखते रहिए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, अति अल्प कोणों के लिए। और अल्प कोण भी कितना, यदि थीटा की वैल्यू है वो 10 डिग्री के आसपास हो, मतलब 10 डिग्री से कम या 10 डिग्री के बराबर, और रेडियन में मैं लूं तो रेडियन में थीटा की वैल्यू है वो 0.2 रेडियन के आसपास होनी चाहिए, 0.2 रेडियन से कम। तब इस केस में हम क्या मानेंगे कि कोण क्या है, अति अल्प कोण होगा। और अति अल्प कोण के लिए बात करें सीरीज एक्सपेंशन, तो साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, यहां से ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला कि सीरीज का एक्सपेंशन होने के लिए जो x होता है वो क्या होना चाहिए, x होता है वो वेरी वेरी लेस देन 1 होना चाहिए, और लेस देन 1 होगा जैसे मान लो x की वैल्यू है 0.02। अब इसकी पावर करेंगे हम, 0.02 की स्क्वायर करो 0.0004, क्यूब करो 0.000008, इस प्रकार से, मतलब इसकी स्क्वायर क्यूब, जितनी पावर आप बढ़ाते जाओगे उतनी ही इनका मान क्या होगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब ये आगे की वैल्यूज कम होती जाएंगी तो इनको हम क्या मान सकते हैं, आगे वाले को नेग्लिजिबल मान सकते हैं ना, नेग्लिजिबल कर देते और नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां से सेम कंडीशन इसमें बनेगी क्योंकि थीटा की वैल्यू भी बहुत कम जाएगी आगे वाली, तो इनको क्या करेंगे हम, नेग्लेक्ट करेंगे।
और नेग्लेक्ट करेंगे तो साइन थीटा का मान किसके बराबर आ जाएगा, थीटा के। कौन से केस में, अति अल्प कोणों के लिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। सेम थिंग कोस के लिए करें तो कोस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। तो कोस थीटा का मान है वो लगभग किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। बात करें हम टेन के लिए तो टेन थीटा का मान भी किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल होगा। तो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा, लगभग बराबर होगा थीटा के। ये अति अल्प कोणों के केस में हम यूज करते हैं और बहुत अच्छे से यूज करते हैं, ध्यान रखना। अगर आपको एंगल रेडियन में दे रखा है तो ये आंसर रेडियन में आएगा, डिग्री में दे रखा है तो ये डिग्री में आएगा। लेकिन ध्यान देना, अगर आपको एंगल डिग्री में दे रखा है तो डिग्री में आंसर नहीं आएगा, उसको रेडियन में चेंज करना होगा। तो आप, क्योंकि जब भी हम आंसर लेते हैं अति अल्प कोणों के केस में तो रेडियन में आंसर निकाला जाता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? इस प्रकार से हम अति अल्प कोणों के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात आती है सीरीज की। सीरीज एक्सपेंशन हमने बता दिया, तो यहां पे आते हैं। अब देखो इस केस में मान लो सपोज करो इस x की वैल्यू बहुत कम दे रखी है और x की वैल्यू कम दे रखी है, तो इसका मतलब ये चीज तो नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो इस केस में 1 + x की पावर n, 1 + x की पावर n का प्रसार कितना होगा, लगभग बराबर हो जाएगा। वो किसके होगा, 1 प्लस में nx के बराबर होगा। ये इसका आंसर होता है। डायरेक्ट हम फिजिक्स में ये बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं इस बाइनोमियल को, बाइनोमियल थ्योरम को। तो ये बाइनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। अगर इसकी बात करें 1 - x की पावर n, तो यहां से 1 - x की पावर n का हम लगभग बराबर, अगर इसका प्रसार देखें, इसकी वैल्यू की किसके इक्वल होगी, तो 1 - x की पावर n है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 - nx के इक्वल होगी। तो यहां से इसका मान हो जाएगा 1 - nx, और ये भी बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ना होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन सीरीज एक्सपेंशन को समझ सकते हैं। और ये जो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको मिस मत करना गाइस, देखते रहना, अच्छे तरीके से समझ लेना कि किस प्रकार से क्या काम आते हैं। अब यहां पे मैं आपको एक छोटी सी बात और बताने जा रहा हूं कि ये जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है साइन कोस, ये दोनों आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं, आवर्ती फलन। मतलब अपना एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद में अपनी बार बार अपने मान की, अपनी वैल्यूज की पुनरावृत्ति करते हैं। मतलब बार बार 360 एक चक्कर पूरा हुआ, फिर से उनकी वही वैल्यूज रिपीट होती है, फिर 360 वाला, फिर एक और पूरा हुआ, फिर वही वैल्यू रिपीट होती है। इसलिए इनको दोनों को कौन सा फलन बोलते हैं, आवर्ती फलन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको, आवर्ती फलन, पीरियोडिक फंक्शन। और पीरियोडिक फंक्शन कहां पे काम में आते हैं, ये वेक्टर में भी बहुत यूज करते हैं। और वेक्टर के बाद में हम बात करें एसी की, क्योंकि एसी है अल्टरनेट करंट, वो वेक्टर को ही फॉलो करके चलता है, तो वहां पर भी ये आवर्ती फलन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैथ्स में तो इसका बहुत बड़ा रोल है। मैथ्स में तो आप इसके बिना, मतलब क्वेश्चंस में आपको डोमेन देखने होते हैं, जिसको प्रांत और परिसर बोलते हैं। डोमेन और रेंज देखते हो, वहां पे इनका बहुत बड़ा रोल होता है, साइन और कोस, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के 2-2, 3-3 आंसर निकाल सकता है डोमेन चेंज होने पर। क्लियर है? अब इनके औसत मान देखते हैं कि औसत मान कैसे निकालेंगे, तो ये चीज समझ में आ गई। औसत पे आते हैं। देखो जैसे मान लो औसत मान निकाले तो कैसे होगा, किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। तो औसत मान के लिए इनके एवरेज वैल्यू पे आते हैं। औसत मान निकालने के लिए औसत हमेशा किसके सापेक्ष निकलता है, देखो ध्यान से देखना, समझना इस चीज को, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं मैं। मैथ्स में हम औसत निकालते हैं तो वो निकलता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। ठीक है, क्योंकि मैथ्स की बात करूं और टाइम इंडिपेंडेंट वैल्यूज की बात करूं कि जो टाइम पे समय पर निर्भर नहीं करे, समय पर निर्भर नहीं हो, समय पर निर्भर नहीं है, तो उस केस में औसत निकलता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि फिजिक्स में जो वैल्यूज होती है वो टाइम डिपेंडेंट होती है, कि बहुत सारे फंक्शंस ऐसे, बहुत सारी वैल्यूज ऐसे आती हैं जो समय पर निर्भर करें, या बहुत सारे मान ऐसे आते हैं, बहुत सारी भौतिक राशियां ऐसी होती है जो समय पर निर्भर करती है। और जो राशियां समय पर निर्भर करती हैं उनका औसत मान ऐसे नहीं निकलेगा, उनका मान निकलता है समय के सापेक्ष। जो समय पर निर्भर करे, समय पर निर्भर राशियों की जो औसत निकलता है, निर्भर राशियां हैं, इनका जो औसत मान निकाला जाता है वो समय के सापेक्ष निकाला जाता है। मतलब उसका कुल मान बट्टे में कुल समय का, उसके कुल मान, उतने समयांतराल में इसका कुल मान का भाग देंगे तो उसका क्या आता है, औसत मान आता है। तो ऐसे ही ये फंक्शन है साइन और कोस, ये दोनों टाइम डिपेंडेंट होते हैं। फिजिक्स में लेते हैं क्योंकि थीटा की वैल्यू है वो टाइम डिपेंडेंट होती है।
थीटा टाइम पे निर्भर करता है कोण, कि कितने समय में कितनी कोणीय आवर्ती करते हुए कोई कण है आगे बढ़ा है। तो जब ये आवर्ती फलन करें, जैसे साइन की बात करें, तो साइन थीटा भी टाइम डिपेंडेंट है और कोस थीटा भी टाइम डिपेंडेंट है। इन दोनों का औसत मान निकालें तो इसका एक चक्कर में कुल मान, ये आवर्ती फलन है और आवर्ती फलन का औसत निकलता है वो समय के सापेक्ष करता है। आवर्ती फलन का औसत वो क्या होता है, समय पर निर्भर करता है और समय के सापेक्ष इनका औसत मान निकालें तो औसत को हम ऐसे भी लिखते हैं लेस देन ग्रेटर देन। ये लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल है, इसके अंदर लिखा जाता है और इनका औसत मान। तो मैं यहाँ पे आपको औसत मान बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से इनके औसत होते हैं। देखो जैसे मान लो साइन ले, अकेला केवल साइन थीटा हो तो अकेले साइन थीटा का औसत मान कितना होता है, 0। इसका मतलब क्या है, एक चक्कर के लिए, आवर्ती फलन बोल रहा हूं मैं, और आवर्ती फलन की बात आती है वहां पर एक चक्कर के लिए इसका औसत मान अकेले का कितना होता है, 0। अगर मैं बात करूं कोस थीटा, तो कोस थीटा का अकेले का औसत मान भी कितना होता है, 0 होता है। और यहां पे मैं बात करूं साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, दोनों को अगर हम यहां से कंबाइन कर दें, दोनों का मल्टीप्लीकेशन और उनका औसत निकालें तो भी कितना होगा, 0, क्योंकि एक चक्कर में इनकी वैल्यूज क्या होती है, आवर्ती रूप से बदलेगी। लेकिन अगर मान लो इसका स्क्वायर आ जाए, जैसे ये आ जाए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का औसत मान है एक चक्कर के लिए वो कितना होता है, 1/2। और सेम कोस स्क्वायर थीटा का अगर एक चक्कर के लिए औसत मान निकाला जाए तो 1/2। ये दोनों मान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स की बात करूं तो एसी में भी काम आते हैं, एसएचएम में भी काम में आते हैं। एसएचएम हम 11th क्लास में ही पढ़ते हैं और एसी हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, अल्टरनेटिव करंट, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम में आते हैं ये। जैसे वेव फंक्शन पढ़ते हैं, वेव में पढ़ते हैं, वेव्स, साउंड वेव्स में पढ़ते हैं, लाइट वेव्स में पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस वगैरह में आते हैं। तो वहां पर ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं हम। साइन स्क्वायर थीटा एक चक्कर के लिए इसका औसत मान 1/2 होता है, कोस स्क्वायर थीटा का 1/2 होता है। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे और ये बहुत अच्छी नॉलेज होने वाली है आपके लिए फिजिक्स के, मतलब फिजिक्स का अगर आपको ज्ञान लेना है, समझना है, फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो फिर फिजिक्स को एक रटना, एक मतलब वो हो गया कॉम्प्रोमाइज करना, कि सब्जेक्ट के साथ हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और ठीक है जो हमें मिला वो पढ़ लिया और निकाल दिए, केवल पास करना है। ये सब चीजें मत रखो, आप थोड़ा सीखने के पर्पज से आओ। इसीलिए तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस में यहां से क्या करता है, एनसीईआरटी बोर्ड खुजली तो कर देता है हमें, लेकिन वो वहां पर हमें पता नहीं चल पाता कि किस हिसाब से इसको लेके चले। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना बहुत अच्छे तरीके में, क्योंकि कोरोना के चक्कर में 2 साल में बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है। तो आप जरूर जुड़िए हमसे और सीखने का प्रयास आप भी कीजिए। और जब आप देखेंगे हमारे वीडियोस तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और इसके साथ ही मैं वीडियो करता हूँ दी एंड, आप जुड़े रहिए।